वह सर्दी की एक सुबह सुबह थी जब हमें धीरेन मिला। हम एक जॉगर्स का झुंड थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ लगा रहे थे। मैं उनमें से एक था जिसे ज़बरदस्ती लाया गया था, जो अक्सर पीछे छूट जाता था। अगर हमें इस बात का आभास भी होता कि धीरेन आगे पेड़ों के बीच मोड़ पर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, तो मुझे इस बात का विश्वास है मैं कभी नहीं जाता। भागते भागते हाँफने की वजह से मैं झुककर सांस ले रहा था। तभी मुझे प्रोत्साहित करते हुए कवि बोला, मैं तुम्हें कहता हूँ ना, अगर तुम रोज़। कवि की बात में आए अचानक विराम ने मुझे सर उठाकर देखने पे मजबूर कर दिया। वह पेड़ वहीं खड़ा था और धीरेन उसकी एक टहनी से लटक रहा था। झूलता हुआ उसका शरीर ज़मीन को छूने का प्रयास कर रहा हो, जहाँ उसकी चप्पल उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके गले में बंधा हुआ गुलाबी और हरे रंग का मेरा स्कार्फ उस भयावह काली विचलित करने वाली रात की भयावकता को और बढ़ा रहा था। कवि ने पेड़ पर चढ़कर फंदा खोल दिया। हमने नीचे से धीरेन को पकड़ा हुआ था। हमने उसके शरीर को घास पर लिटाया। उसके कपड़े सुबह की ओस से गीले थे। मेरे मन में यह ख्याल था कि उसे कितनी ठंड लग रही होगी और कितना परेशान होगा। मेरे शरीर की एक एक नस में, एक एक हड्डी में ठंड घुस चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरा शरीर बर्फ हो रहा हो। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे वह दिन एक अस्पष्ट अस्पष्ट पिक्चर के जैसे लगता है। माधव ने धीरेन के चेहरे पर रुमाल। हम सब पुलिस स्टेशन में बैठे थे जब पीछे से हमसे किसी पुलिस वाले ने पूछा, क्या लड़का हिंदू था? हमारे चेहरे की उलझन को देख के वह व्यक्ति और चिढ़ गया। रात को हॉस्टल में मुझे आक्षेप भरी दृष्टि से देखते हुए वार्डन बोले, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि वह कुछ ऐसा करने वाला है। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं था। वह बोले, तुम तो उसके दोस्त थे। मैं मन ही मन सोच रहा था, क्या आत्महत्या में भी दोषी ढूंढते हैं। अगले दिन उसके पिता कॉलेज आए और उन्होंने मुझे बुलवाया। प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाते हुए मुझे एक सफ़ेद एम्बेसडर कार दिखाई दी। खादी के कुर्ते में दो हट्टे कट्टे आदमी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। प्रिंसिपल के कमरे में एक लंबा चौड़े गोरे गटे हुए शरीर के आदमी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और बोले, मुझे मेरे बेटे के कमरे की ओर ले चलो। धीरेन के पिता मेरे साथ साथ हॉस्टल के गलियारों में चल रहे थे। एक ऐसा सन्नाटा था जिसे मैं तोड़ नहीं सकता था। मैं सोच रहा था, धीरेन अपने पिता से बात कैसे करता होगा। उसके पिता ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे किसी कबीले के पत्थर से बने सरदार हों। कमरे में जाते ही वह कुर्सी पर बैठ गए और उस कमरे में अभी भी धीरेन का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। उसके कागज़ पर लिखे नोट, किताबें, सिगरेट के पैकेट, उसकी घड़ी, भावनाओं से शून्य उस चेहरे ने कमरे का मुआयना किया। फिर मुड़कर हमारे साथ चलते हुए खादी कुर्ते में दोनों आदमियों को बाहर से अंदर बुलाया और मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम इनका सामान पैक करने में सहयोग कर सकते हो? उन्होंने हमें धीरेन के अंतिम संस्कार के लिए मेरठ आने के लिए नहीं बोला और ना ही हमें जाने का कोई उद्देश्य लग रहा था। पता नहीं लोग ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है उनका आपके पास जवाब नहीं है, फिर भी वह पूछते हैं, पूछते रहते हैं। उसने खुद को क्यों मारा? क्या तुम्हें कुछ असामान्य लगा था? सवालों के जवाब में मेरी ना पर मुझे अक्सर एक ही आक्षेप का सामना करना पड़ता, तुम तो उसके दोस्त थे।
कभी कभी मैं समझाने का प्रयास भी करता। हाँ, हम क्लासमेट थे। 4 साल से एक ही साथ कॉलेज में पढ़ रहे थे। दोस्त थे। मैं जानता था वह उदास रहता था। ऐसा ही कुछ पिछली रात को भी था। आत्महत्या की पिछली रात को शायद वह कुछ कहना चाह रहा था, पर शायद मैं सुनने के मूड में नहीं था। लोगों को जवाब देते देते अब पहली बार मैं भी धीरेन की उदास रहने की वजह के बारे में सोचने लगा था। वह आखिरी रात जब वह जीवित था, मैं उसके कमरे में उससे मिलने गया था, क्योंकि मैंने उसे खाने की टेबल पर नहीं देखा। क्या हुआ तुमको? खाना नहीं खाना? कहते हुए मैंने उसके कमरे की लाइट जलाई। वह अपने बिस्तर पर रज़ाई के अंदर था। उसने अपना गंदा बिना दाढ़ी बना बना चेहरा रज़ाई से निकाला, बत्ती की तरफ देखा और कुछ बुदबुदाया। क्या तुम फिर से उदास हो? मुझे उसके बदलते मूड की आदत पड़ गई थी। सबसे मुश्किल दिनों में उसके साथ रहना कुछ नामुमकिन सा था। कुछ ऐसा था जैसे एक जानवर किसी कोने में दुबका बैठा अनजान शिकारियों के आने का इंतज़ार कर रहा हो। छोटी मोटी परछाइयों से भी उसे दहशत हो जाती। पर ऐसे में अक्सर सब्र काम करता था। कुछ दिन में उसका खाना पीना बेहतर हो जाता और वह बात भी करने लगता। जब भी ऐसा होता, बेहतर यही होता कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। जितना मैं उसे समझाने का प्रयास करता, उतना ही वह मुझसे चिढ़कर बात करता। उस आखिरी रात मुझे देखकर वह पलट गया, चेहरे को दीवार की ओर किया। मैं नहीं जानता मैंने उसे अगले कुछ शब्द क्यों कहे। मैं दूसरों के मामलों में पड़ने वाला इंसान नहीं था, पर अब उस हाल में उसे देख देख कर मैं थक चुका था। तुम्हें पता है धीरू, अपनी अचानक बदलते मूड के लिए तुम्हें अब एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। तुम कहना चाहते हो प्रणव कि मुझे अपने अवसाद के लिए किसी दिमाग के डॉक्टर से मिलना चाहिए? धीरेन बोला। सही। तुम मुझसे कब से इतनी तमीज़ से बात करने लगे? धीरेन ने जवाब दिया। उसने अपनी पीठ मोड़ी और छत की ओर ताकने लगा। बोला, बेहतर होगा मैं यह सब कुछ ख़त्म ही कर दूं। क्या? प्रणव बोला। चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। धीरेन, क्या बकवास कर रहे हो? प्रणव, तुम ठीक हो। कभी कभी हम सब उदास होते हैं, तुम कोई खास नहीं हो। उसने मेरी ओर पीठ की और बोला, बत्ती बंद कर दो, मैं सोना चाहता हूँ। आए दिन धीरेन की ऐसी बातें जैसे मैं सब खत्म कर दूंगा। मैं भागता हुआ चिल्लाता हुआ पुलिस के पास नहीं जा सकता था। धीरेन की मौत के एक हफ्ते बाद मुझे नहीं समझ आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे लिए यह जानना इतना आवश्यक क्यों था कि धीरेन ने अपनी जान क्यों ली। अब उससे होना भी क्या था? अगर दिमाग के मानसिक संतुलन के बिगड़ने का कोई बटन होता है, तो मैंने वह बटन दबा दिया था। सब कुछ तितर बितर हो रहा था। मैं दिन रात एक ही काम कर रहा था, भटकते हुए हर किसी से धीरेन के बारे में पूछ रहा था। उसकी कही छोटी से छोटी बात को चीर फाड़ कर रहा था, छुपी वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वह गाना है ना, ताला बंद करके चाबी फेंक दी, कुछ ऐसी ही मनोदशा थी मेरी। यह मैं नहीं था। हॉस्टल की छत पर कांपते हुए बैठा इंसान जिससे अपने कमरे में सांस नहीं ली जा रही थी, वह मैं नहीं था। उसके शरीर के बारे में सोचकर मेरे हाथ पांव बर्फ हो जाते। जो कैंटीन में वेटर, लैब असिस्टेंट या चपरासी से बार बार एक ही सवाल कर रहा था, वह मैं नहीं था। खुद को उस पेड़ के पास झोंक रोक जाने से रोकने का भरसक प्रयास करने वाला, वह मैं नहीं था। धीरे धीरे सब कुछ मेरे बस के बाहर होता जा रहा था, पर औरों को ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा था। जैसे
शायद मुझे धीरेन के बारे में नज़र नहीं आया। धीरेन की गर्लफ्रेंड दीपाली मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। वैसे हमारी कभी कुछ बनी भी नहीं, पर अब उसके चेहरे पे घृणा का भाव था। ऐसा भी क्या ज़रूरी है प्रणव? धीरेन की मौत। दीपाली कुछ थम सी गई। मैं जानता था ऐसा ही होगा। कटाक्ष में कुछ ऐसी ही क्षमता होती है। गला साफ करते हुए बोली, उसके बारे में क्या? मैंने उसका सामान पैक किया था। उसके सामान में तुम्हारे लिए लिखे हुए खत थे जो उसने तुम्हें कभी नहीं दिए। तुम सोच सकती हो उसके कपड़ों को टटोलते हुए मुझे कैसा लग रहा था। इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। मैं शायद ही सोता हूँ। मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। बस करो, दीपाली ने सिर झुकाते हुए आग्रह किया। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, प्रणव बोला। मुझे जानना है ऐसा क्यों हुआ। क्या? दीपाली बोली। उसने खुदकुशी क्यों की? दीपाली के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। खुदकुशी तो मुझे करनी चाहिए थी। उसने पिछले महीने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ दिया। तुम जानते हो पिछले कुछ समय में उसका व्यवहार कैसा था। पर समय समय पर उसके साथ ऐसा होता रहता था, प्रणव बोला। इस बार पहले से बुरा था। वो खाता नहीं था, दाढ़ी नहीं बनाता था, कपड़े नहीं बदलता था। क्लास में जाने की बजाय सारा सारा दिन खिड़की पे बैठा रहता था। उसने तुमसे क्या कहा? प्रणव बोला। कि वह मेरे लायक नहीं है, अंदर से टूटा हुआ है और मुझे हमेशा उसके साथ होने का अफसोस रहेगा। मुझे उसका विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा वह बहाने कर रहा है अलग होने के लिए। कवि ने कहा, धीरेन को देखकर कभी कभी लगता था कि वह कोई जुर्म छुपा रहा हो। वह यही मानता था वह किसी लायक नहीं है। पर पहले साल तो उसके अंक अच्छे थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साल उसे परीक्षा देनी ही नहीं थी। एक दिन दीपाली ने मुझे लाइब्रेरी के पास रोककर कहा, प्रणव, मुझे कुछ याद आया। क्या तुम्हें पता है धीरेन के माता पिता ने आपस में 11 साल से बात नहीं की थी? मैंने ना में सर हिला दिया। यह बात उसके मुंह से अयाना सी निकल गई थी। वह चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। धीरेन के पिता एक नेता है ना? माधव ने पूछा। धीरेन ने कहा था उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है मेरठ में, प्रणव बोला। माधव बोला। धीरेन के पिता का नेताओं वाला आचरण था। वाइट एम्बेसडर कार, खादी कुर्ते में 2 पालतू चमचे, सब कुछ अजीब था। अजीब बात है, माधव बोला। धीरेन के पिता ने मुझसे प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता पूछा, यह बताते हुए कि वह धीरेन के पिता हैं। जब मैंने अपनी संवेदनाएं जाहिर की कि हम कितने दुखी हैं उसके जाने से, तो मुझे बीच में टोकते हुए बोलते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, वह इस लायक नहीं था। उनके चेहरे पे कुछ ऐसा भाव था जैसे कोई भावना उन्हें छू नहीं सकती। उन्होंने मुझसे केवल 2 ही वाक्य कहे, मुझे उसके कमरे में ले चलो, उसका सामान पैक करना है। प्रणव बोला। धीरेन के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते थे। यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारा पुत्र खुदकुशी कर ले और तुम्हें यह जानने की इच्छा भी नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। उसी रात मैंने तय किया मैं मेरठ जाऊंगा। धीरेन का कैसेट प्लेयर उसके सामान में बांधना भूल गया था। मैंने उसे वह लिया था और वह मेरे ही पास रह गया। मैंने तय किया कि मैं यह उसके माता पिता को देकर आऊँगा और उसके बाद मैं धीरेन के बारे में नहीं सोचूंगा। यही मेरे मानसिक संतुलन के लिए ज़रूरी है। मेरठ में धीरेन के घर के बाहर एक बड़ा सा लोहे का गेट था और उस पर चौकीदार बैठा था। मैं धीरेन का दोस्त हूँ, दिल्ली से आया हूँ। अधेड़ उम्र के उस आदमी को सर उठाकर मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं लगी। वह बोला, पिछले महीने वह मर गया। मैं जानता हूँ, मैं उसके साथ ही रहता था। यह सुनकर वह मेरी तरफ मुड़ा और बोला, फिर?
मुझे उसकी चीज़ें कुछ चीज़ें वापस करनी हैं। अपनी बीड़ी जलाते हुए धीरे से चपरासी ने लोहे का गेट खोलते हुए कहा, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम अपने पास ही रख सकते थे। इन लोगों को उसकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक बड़े से बैठक में ले जाया गया और इंतज़ार करने के लिए कहा। कमरे में सफ़ेद रंग के बड़े बड़े सोफ़े भूतिया से लग रहे थे। दीवारों पर केवल धीरेन की पिता की तस्वीरें थी, कई बड़े बड़े नेताओं के साथ। पर्दे के हिलने की आवाज़ आई। सामने से एक युवक चला आ रहा था, धीरेन जैसा चेहरा पर कुछ साल बड़ा। मेरे सामने आकर हाथ जोड़कर नमस्ते नमस्ते बोलते हुए मेरे आने का कारण पूछा। मैंने बताया, मैं प्रणव धीरेन के साथ एक ही क्लास में था। अच्छा कहकर उन्होंने मुझे एक सोफ़े पर बैठने का इशारा किया और मेरे सामने बैठ गए। बोले, यह यह हमारे माता पिता के लिए बहुत मुश्किल था। उनकी यह बात सुनकर मेरे सामने उनके पिता का पथराया हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। मुझे कुछ याद आ रहा था। एक बार धीरेन ने कहा था, उसका भाई परिवार की उम्मीद और आशा है। धीरेन के भाई में एक छोटे शहर के नेताओं के सभी लक्षण थे, मीठी बोली, बनावटी हंसी और झुक झुक कर प्रणाम करना। पर यह सब आंखों में घमंड, तिरस्कार की झलक को छुपा नहीं सकते थे। यह देखकर स्पष्ट था कि वह इस वार्तालाप को जल्दी निपटाना चाहता था और मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि वह अपना समय मुझ पर व्यर्थ करे। मैं आपका समय लेने के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैंने कहा। धीरेन का कैसेट प्लेयर सामान में पैक करना भूल गया था। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, उसका भाई बोला। मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा, निजी तौर से अपना दुख व्यक्त करना चाहता था। हाँ जी, हाँ जी। अब वह अपनी आतुरता छुपा नहीं पा रहा था, पर मैं अपनी बात पूरी किए बगैर चुप नहीं हो सकता था। हम सभी उसके जाने से बहुत दुखी हैं। शायद हम वह सब नहीं कर पाए जो हमें उसके लिए करना चाहिए था। अब वह चुप सा हो गया और कटाक्ष भरी नज़रों से मुझे देखने लगा। हम सभी यही सोचते रहते हैं कि उसने अपने साथ ऐसा क्यों किया, उसने खुदकुशी क्यों की। मेरी भावुकता भरे वाक्यों को सुनकर उसकी घृणा अब छुप नहीं सकती। वह बोला, उसके मरने की वजह आप लोगों को बेहतर पता होनी चाहिए। हमने तो धीरेन को पिछले कुछ सालों में देखा भी नहीं, और ये बात करना बेवकूफ़ी नहीं है जब अब वह नहीं है। मैं उठा और दरवाजे की ओर मुड़ा। पीछे से वह भावनाओं से शून्य आवाज़ में बोला, हमारा पीछा छोड़ दीजिए। मैं और मेरे पिता अफवाहों से थक चुके हैं। धीरेन हमेशा से ही स्वार्थी था। उसे हमारे पिता की साख की परवाह कभी नहीं थी। अब मैं दरवाजे से बाहर निकल आंगन की ओर बढ़ा। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत ने आके मुझे कहा, माता जी आपसे मिलना चाहती हैं। मैं मुड़ा और महिला के पीछे पीछे चलने लगा। कई गलियारों से होते हुए मैं एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरा धूप बत्ती से महक रहा था। एक अधेड़ उम्र की औरत खिड़की के पास खड़ी थी। मेरी आहट सुन वह मेरी तरफ मुड़ी। धीरेन के परिवार में मुझे पहले इंसान के चेहरे पर शोक और दर्द की झलक दिखी। कभी वह बहुत ही सुंदर महिला रही होंगी, पर अब सिर्फ उस सौंदर्य का कंकाल था। पिचके हुए गाल, आंखों के चारों तरफ काले काले बड़े घेरे। सफ़ेद साड़ी में धीरेन की माता किसी परछाई से ज़्यादा नहीं लग रही थी। उनकी चुप्पी मुझे परेशान कर रही थी। कुछ समय मुझे ध्यान से देखने के बाद वह धीरे से बोली, तुम और धीरेन कभी एक कमरे में रहते थे? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं सोच रहा था अपना शोक कैसे व्यक्त करूं कि वह बोली, आखिरी दिन तुमने ही उसे देखा था ना?
मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरा जवाब सुनकर वह उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं हमेशा से जानती थी कि वह किसी दिन अपने साथ कुछ बुरा करेगा। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन खिसक गई हो। उनके चेहरे पर एक असामान्य शांति थी जो मुझे पूरी तरह से विचलित कर रही थी। आपने उसे बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? मेरा बड़ा हुआ स्वर कमरे में गूंज रहा था। वह बच गया है। अब वह शांति से है। वीरेन की माताजी की आवाज़ कहीं बहुत दूर से आ रही थी। एक ऐसी जगह जहां पहुंचना मेरे लिए असंभव था। सामने पड़ी कृष्ण जी की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं हर पल उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं उससे बात भी करती हूँ। मैं तुम्हें यही कहना चाहती थी कि तुम अपने आप को किसी चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं समझो। तुम कुछ नहीं कर सकते थे। धीरेन ने खुदकुशी क्यों की, मैंने पूछा, इस आशा में कि उनके जवाब से शायद मुझे शांति मिल जाए। यह इस घर में है, कहते हुए उन्होंने दीवार को छुआ। इस घर पर कई श्राप, कई बद्दुआएं हैं। तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो ना? मुझे देखते हुए बोली, तुम्हें पता है मेरे पति ने यह सारी धन दौलत कहाँ से कमाई? मुझे भी नहीं पता था। मैं सोचती थी उनकी चौक पे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान है। जब एक दिन मैं और धीरेन घर में अकेले थे, घर में एक बूढ़ा आदमी आया। मेरे पति के आदमियों ने उसके बेटे से उसकी पोती को खरीद लिया था। धीरेन की माँ हाथ से इशारा करती हुई बोली, आदमी वहाँ खड़ा था, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, उसे उसकी पोती वापस कर दें। उसके हाथ में उसके सारे जीवन की, उसकी कुल सारी की सारी संपत्ति का एक एक पैसा था। मैंने और धीरेन ने किसी तरह से उस लड़की को वापस भेज दिया, पर उस दिन हमें पता चला कि यह बहुत बड़ा दलदल है। बहुत सी चीज़ें हैं, वोट खरीदना, दंगे करवाना, लड़कियों की खरीद फरोख्त, गुंडों से किसी को भी मरवा देना। पर मेरे पति के हाथ साफ हैं। उन्हें ना कभी किसी लड़की को, ना बंदूक को और ना ऐसे पैसे को हाथ लगाया। यह कह के वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। धीरेन तो ऐसी किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं था, मैंने सहमी सी आवाज़ में कहा। बेटा, तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें समझ नहीं आया ना? मेरा बड़ा बेटा कभी धीरेन जैसा ही मासूम था, पर अब वह मासूम नहीं है। अपने भाई को बदलते देख धीरेन डर गया। उसे लगा किसी दिन वह भी लड़ना छोड़ देगा और इस दलदल में उतर जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वह भी किसी को गले लगाएगा, माला पहनाएगा और फिर उसी आदमी को मरवा देगा। आखिर उसके अंदर भी तो यही बीज है। यह सत्ता अपनी तरफ खींचती है और हर किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस घर में इसके सामने हार मान लेना बहुत आसान है। मेरे पति इसे आसान बना देते हैं। मैं और धीरेन इस सब से बहुत दूर भाग जाना चाहते थे, पर शायद मृत्यु ही मुक्ति का एक मार्ग था। मेरे बेटे में इसके लिए हिम्मत थी, मुझ में नहीं है। पर धीरेन को लड़ना चाहिए था। अपना जीवन लेना कोई समाधान नहीं है, मैंने बोला। बिना कोई जवाब दिए उन्होंने अपनी पीठ मेरी तरफ की और खिड़की के पास चली गई। जब मैं घर से बाहर निकला तो सामने से एक सफ़ेद एम्बेसडर आई। उसके अंदर वही भावमुक्त चेहरा था। मैं उन्हें वहाँ दिखाई दिया, पर उन्होंने मुझे देखा नहीं। मैं चलता गया क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी जो मुझे मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति की तरफ ले जाए। ये कहानी सुभद्रा सेन गुप्ता द्वारा रचित ट्रेन टू सैनिटी, मानसिक संतुलन की ओर मेरा सफ़र। यह कहानी अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद है।
सुभद्रा सेन गुप्ता अंग्रेजी में लिखने वाली एक भारतीय लेखिका थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों की और ऐसी कहानी सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।